आप भूगोल की छात्रा हैं, आपने इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी पढ़ा है, क्या कारण है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के? ये बताइए, एक कंसेप्ट आता है सोशियोलॉजी में, सेक्स और जेंडर, क्या अंतर है दोनों में? कास्ट सर्वे कंडक्ट करने के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी ने उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की डिमांड की है। भारत में कितने राज्यों को ये दर्जा हासिल है और उसका क्या आधार है? बिहार के 3 या 4 विश्वविख्यात उद्यमियों का नाम बताइए। कम इन, बैठिए। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम श्वेता है। सर, मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन पूसा कैंपस पब्लिक स्कूल से किया है और सेकेंडरी 10+2 भी मैंने पूसा से ही किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है और उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। MDM का फुल फॉर्म क्या है? महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय। अच्छा, कौन थे महंत दर्शन दास? सर, सामाजिक कार्यकर्ता थे। किस काल में थे? सर 1940s 50s के टाइम में। आप स्पेसिफिकली बताइए किस वर्ष पैदा हुए, किस वर्ष उनका देहावसान हुआ। उस कॉलेज में आप 3 साल रही हैं। यस सर। प्रार्थना में भी उनका नाम आता रहता होगा। यस सर। फिर भी याद नहीं है? नो सर, सॉरी सर। अच्छा, मैं इसको देख लूँगी। देख लीजिएगा। आपका भूगोल विषय है। यस सर। ये बताइए कि वनाच्छादन और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, 2 अंग्रेजी में फ्रेज है, एक है फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इन दोनों शब्दावलियों में कोई अंतर है? सर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, सर मेरी जानकारी में जिनका जैसे कोई सर्वे वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग अगर उसका पूरा जानकारी हमें अवेलेबल रहता है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है। और फॉरेस्ट कवर इंटायर जितना ट्री है, ट्री कवर है, जितने अलग अलग जगह पे भी अगर ट्री वगैरह हैं चाहे फॉरेस्ट हैं तो उनको शायद में। ठीक है, लगभग आप सही कह रही हैं। तो ये बताएं कि बिहार का फॉरेस्ट कवर लगभग कितना है वर्ग किलोमीटर में अगर बताया जाना है? सर 7443 वर्ग किलोमीटर। 7443 मतलब लगभग 7400, 7500 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो अगर प्रतिशत निकालना हो तो कितना प्रतिशत बैठेगा ये? सर लगभग 10% के आसपास। 94 का 10% तो 9400 हो जाएगा। सर वो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में जैसे एक 7.48 और 2.84 करके वो अलग अलग हो जाता है, दोनों मिला के फिर 10%। या उसी 7.4 में ट्री कवर है, वैसे तो 6.9 ही रिपोर्टेड है ना फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। 2021 के जो सर्वे आया उसके हिसाब से 10.46। अच्छा, बढ़ गया है। यस सर। वेरी गुड। तो ये जो फॉरेस्ट कवर बिहार में 10% है या लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर है, ये किन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है? सर ये ज़्यादातर पश्चिम चंपारण जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहाँ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। कैमूर में, रोहतास में जो ये वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है और किशनगंज वाले क्षेत्र में थोड़ा फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। ठीक है। इधर मुंगेर डिवीजन में भी फॉरेस्ट कवर है? यस सर, जमुई, बांका, मुंगेर वहाँ भी है। यस। ठीक है। और पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं बिहार में? सर बिहार में उत्तर में हिमालय का वो शिवालिक रेंज है जिसमें उसका सोमेश्वर श्रेणी आता है, वो पश्चिम चंपारण में। ठीक है। कैमूर और रोहतास के साइड विंध्यन रेंज है उसका, और खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है भागलपुर, मुंगेर इसके क्षेत्र में आता है। वेरी गुड। तो ये जो रोहतास और कैमूर में आपने कहा विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज का वहाँ स्थानीय नाम क्या है? मैं इसको देख लूँगी। देख लीजिए, आप बोल ही रही हैं। कैमूर जिला का नाम एक्चुअली उसी पहाड़ी के नाम पर है। कैमूर मूलतः पहाड़ी है, उसी के नाम पर जिला है। ठीक है श्वेता, आपका सर। श्वेता, आधुनिक भारत में एक श्वेत विद्रोह हुआ था, जानते हैं आप क्या था वो? यस सर। बताइए। सर ये शायद रिपन के टाइम में वाइट रिबेलियन हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये जो पहले जजेस होते थे वो
जो हमारे नेटिव इंडियंस होते थे और ब्रिटिशर्स होते थे, उन दोनों के केसेस सिर्फ इंग्लिश जजेस ही सुनते थे। लेकिन शायद रेपन के टाइम में ये हुआ था कि जो यहाँ वाले नेटिव जो जज हैं वो ही सुनेंगे, इंग्लिश के भी जो डिसीजंस हैं वो लेंगे। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने, कौन सा बिल था वो जिस पर विवाद हुआ था? एल्बर्ट बिल विवाद। उसमें क्या आया था कि अब भारतीय जज अंग्रेजों के लिए फौजदारी मुकदमे भी सुन सकते हैं या केवल दीवानी मुकदमे सुनने की इजाज़त मिली थी? नहीं, केवल दीवानी मुकदमे सुनने की इजाज़त मिली थी। दीवानी पहले से नहीं सुन रहे थे भारतीय जज? सर इंग्लिश के नहीं, जो यहाँ के सुन रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके नहीं सुन रहे थे। ठीक है, ये बताइए कि बिहार की विधानसभा में महिला सदस्य कितनी हैं? सर अभी तो 3 है शायद। 3 ही हैं बस? यस सर। क्यों इतना अंतर है? कितनी कुल सीट है बिहार विधानसभा में? 243। और उसमें केवल 3 महिला विधायक हैं, क्यों है ये अंतर? सर बिहार में महिलाओं वो पॉलिटिकल क्षेत्र में से बहुत ज़्यादा इसके लिए अभी तो फ़िलहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया भी है, जिसे 33% आरक्षण देने का आया है ताकि उन लोग को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन फ़िलहाल अभी कम है उनका जो। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? सर बिहार में महिला साक्षरता दर 51%। किस जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है महिलाओं के लिए? रोहतास। और सबसे कम कहाँ है? सहरसा। बिहार में स्त्री पुरुष लिंगानुपात क्या है? 918। बाद में एक कास्ट सेंसस हुआ, उसमें कुछ आंकड़े बढ़े थे या उसकी गिनती नहीं हुई है उसमें जेंडर की? सर हुई है गिनती, उसमें आंकड़े बढ़े हैं, उसमें शायद 1000+, उसमें फीमेल्स की संख्या शायद ज़्यादा हो गई है। मैं इसको देख लूँगी। ठीक है, ये बताइए, एक कंसेप्ट आता है सोशियोलॉजी में, सेक्स और जेंडर, क्या अंतर है दोनों में? सॉरी सर। आमतौर पर भारतीय समाज महिलाओं को लेकर एक रूढ़िवादी समाज माना जाता है। ये माना जाता है कि सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसी रूढ़ियां हैं जो कि उनको धीरे धीरे पिछड़ा बनाती हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार का समाज भी इसी तरह का समाज है या पूरे भारत से थोड़ी अलग स्थिति बिहार में देखने को मिलती है? सर बिहार में जैसे पूरे भारत में आपने कहा कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी पिछड़ी हुई है, तो बिहार में भी थोड़ा सा ये सिचुएशन कमोबेश लगभग एक ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स लाई है, बहुत सारी योजनाएं लाई हैं जिनसे महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके। कौन कौन सी योजनाएं हैं? जैसे जो वहाँ हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार, उन्होंने महिलाओं के लिए पहले जब 10th क्लास में जाती हैं तो उससे पहले भी महिला साइकिल योजना आया है जिससे वो स्कूल अच्छे से जा सके। उस 10th में उनके लिए 10th पास करने पे कन्या सहायता योजना ऐसे करके जिनके बाद उनको 10,000 की राशि दी जाती है। और +2 करने के बाद भी अनमैरिड फीमेल, क्योंकि हम बिहार में जो है वो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए 10+2 के ताकि लड़कियों की शादी में थोड़ा डिले हो, तो उन्होंने 10+2 के बाद अनमैरिड लड़कियों को 25,000 का जो सहायता देने का उन्होंने घोषणा, जो भी मिल भी रहा है। और फिर अभी थोड़े दिन पहले ग्रेजुएशन करने के बाद भी 50,000 की राशि उन्होंने अनाउंस की है। तो इससे लगता है कि अब जो बिहार में जो महिला की साक्षरता दर जो बहुत पिछड़ी हुई है वो थोड़ा आगे आएगी। जब हम कहते हैं कि महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, तो मुख्य धारा से क्या मतलब होता है? सर मुख्य धारा से हमारा मतलब है जो हमारा जेंडर बायसनेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में जो पुरुषों की लिटरेसी रेट है वो 71% है और महिलाओं की है 51% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में पुरुषों की जो है हमारा वो वहाँ बहुत ज़्यादा है, महिलाओं का 10% के आसपास है। तो ये जो जितना अंतर देखने को मिलता है मुख्य धारा में लाने से हमारा मतलब है कि ये जो बायसनेस है उसको पाटा जा सके, जो रियल मायने में जो एम्पावरमेंट है वो लाया जा सके, जिससे कि महिला और पुरुष में ज़्यादा अंतर ना रहे। मतलब जो हाशिए पर के लोग हैं उनको शामिल किया जाए मुख्य धारा में, ये कहना चाहिए। यस सर। ठीक है श्वेता। सर श्वेता। यस सर। श्वेता, मुझे ये बताइए कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते अक्सर ये देखा गया है, आपने भी देखा होगा कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं वो पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत अच्छा करते हैं और महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक सुदृढ़ता के हिसाब से भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। क्या सीख सकते हैं? सर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है जैसे उनमें फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब है। कैसे सीखें, बिंदुवार बता दीजिए। सर मैं इसको देख लूँगी, सॉरी सर। नहीं, बहुत साधारण सा है ऑब्जर्वेशन, आप देख सकती हैं कि
हम क्या सीख सकते हैं उनसे, किस तरीके की संस्कृति, चाहे वो राजनीतिक संस्कृति हो या आर्थिक संस्कृति हो, और महिलाओं का विकास हम कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो काफ़ी अच्छा है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी वो काफ़ी अच्छा करते हैं। Yes, sir. क्या कोई आपको अंतर संबंध दिखता है इन सब चीज़ों में, कि जो समाज, जो सोसाइटी, जो देश नेचर पे काफ़ी अच्छा काम उनका होता है, या उस तरीके से वो वहाँ पे महिलाओं का भी एक अच्छा स्तर देखने को मिलता है, चाहे वो शैक्षिक स्तर हो, चाहे वो उनका आर्थिक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो, कोई संबंध आपको दिखता है, कोई कोरिलेशन दिखता है? सर ऐसा आमतौर पे देखने को तो मिलता है, लेकिन कोई रिलेशन एग्जैक्टली मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर, मैं इसको देख लूँगी। कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि कास्ट सर्वे कंडक्ट करने के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी ने उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की डिमांड की है। भारत में कितने राज्यों को ये दर्जा हासिल है और उसका क्या आधार है? सर भारत में मेरी जानकारी में अभी 11 राज्यों को ये दर्जा प्राप्त है स्पेशल कैटेगरी का। जो स्पेशल कैटेगरी है उसके लिए कुछ मूल जो उसके लिए होना चाहिए वो पहाड़ी राज्य होने चाहिए, जहाँ इनएसेसिबल है, जहाँ जाना दुर्गम हो। दूसरा, वहाँ जनसंख्या कम होना चाहिए, जो जनसंख्या घनत्व है वो वहाँ का कम होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्तर भी क्या इसका आधार हो सकता है? हाँ सर, एक आधार हो सकता है। और यदि यही आधार देखें तो क्या ये आधार पर्याप्त नहीं है इसको इस तरीके से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए? सर ये एक आधार हो सकता है, और लेकिन ये आपको लगता है ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग है? नहीं सर, ये एक राजनीतिक मांग नहीं है ये, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो जिनको जिस भी राज्य को मिलता है उनके लिए सेंटर का स्पेशल। गुजरात को ये स्टेटस मिला हुआ है? यस सर। उसके क्या आधार है? सर गुजरात में जो जबकि गुजरात का मॉडल, विकसित मॉडल हम बात करते हैं, उसके बाद भी सर गुजरात में मेरी जानकारी में सर कच्छ का इलाका जो है वो डेजर्ट एरिया है, और भी जो वहाँ कच्छिया और प्लेट्यू वगैरह हैं वो सब पिछड़े इलाके हैं, तो मुझे लगता है कि इस वजह से उनको दिया गया है। आप तो ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए ये AQI क्या है? एक एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये इसके कैटेगराइजेशन के क्या पैमाने हैं, किस संख्या से किस संख्या तक होता है, तो इसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं? सीवियर, मोस्ट सीवियर, डेंजरस, हैजार्डस, कभी ध्यान दिया? सर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है सर, लेकिन अब देखने को जैसे कि मिलता है, फिर दिल्ली इस NCR वगैरह क्षेत्र में जब 300 to 400 जाता है तो सीवियर कैटेगरी में आता है। अच्छा, मैं इसको देख लूँगी सर। ठीक है। मुझे अंतिम प्रश्न आपसे कि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी अच्छे नहीं रहे, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है इसका? सर वो कनाडा में सर खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो लोग एक अलग, बिहार में जो पंजाब है उससे एक अलग राज्य का वो लोग मांग कर रहे थे, जो वहाँ कनाडा में वो लोग इस मांग को उठा रहे थे, तो इस वजह से। और जो वहाँ के जो PM हैं जस्टिन ट्रूडेau, उन्होंने इस चीज़ को वैलिड बताया है कि उनकी जो मांग है वो जायज़ है, और शायद कोई निर्जर करके है, उसकी कोई हत्या भी हो गई थी, तो इस वजह से ये मांग और तूल पकड़ लिया था। और बाकी मैं तो देख लूँगी सर। श्वेता, यस सर। नेपाल के साथ बिहार की सीमा रेखा लगभग कितनी लंबी है? सर 700 किलोमीटर के आसपास है। कितने जिलों की सीमाएं मिलती हैं नेपाल से? 7। बिहार में कितने लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसकी सीमा किसी राज्य या किसी देश से नहीं लगती है? सर बहुत सारे, अब एग्जैक्टली नंबर मैं भी याद नहीं कर पा रही। ओके। कितने डिविजन्स हैं बिहार में? 9। अच्छा, सबके मुख्यालय का नाम बता सकती हैं? कोशिश कर सकती हूँ। करिए, कोशिश करिए। सर एक दरभंगा है, उसका जो मुख्यालय है वो भी दरभंगा ही है। पटना है। भागलपुर, बांका एक है, भागलपुर है। मगध, शायद उसका मगध का मुख्यालय गया है शायद सर। ठीक है। और तिरहुत, मुजफ्फरपुर है। सर मैं भी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। कौन कौन सा इलाका छूट रहा है आपके नक्शे में? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये छूट रहा है सर। ठीक। और एक बेगूसराय वाला इलाका छूट रहा है, बेगूसराय का आसपास का इलाका। और सर गोपालगंज, सिवान, सारण, ये वाला क्षेत्र छूट रहा है। तो ये किस प्रमंडल में आ सकता है? वो तो सर सारण प्रमंडल में आता है, गोपालगंज, सिवान, ये सब। ठीक है। और ये सर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज शायद पूर्णिया प्रमंडल है। ठीक है।
और बेगूसराय के आसपास वाला इलाका सर वो मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। मुंगेर भी छूट रहा है। यस। ठीक है। ये बताइए कि औद्योगिक कार्यों में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खुशनुमा नहीं है। आप भूगोल की छात्रा हैं, आपने इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी पढ़ा है। क्या कारण है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के? सर बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन की बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें से एक है यहाँ रिसोर्स की कमी, मिनरल्स की कमी है। जब झारखंड और बिहार जब इकट्ठे थे तो बिहार एक मिनरल रिच राज्य था। और तो गुजरात में भी नहीं होता कोई ज़्यादा, लेकिन गुजरात कारखानों से भरा पड़ा है। सर गुजरात में मार्केट एसेसिबिलिटी है, वो इंटरनेशनल सी रूट है गुजरात के पास। तो मतलब रॉ मटेरियल का होना आजकल के युग में। यस सर। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भी उतना डेवलप नहीं है बिहार में, जो वर्तमान में डेवलप किया जा रहा है। तो एक आपने कहा कि कच्चे माल की निकटता नहीं है, हालांकि झारखंड पास में ही है। जब गुजरात में जा सकता है कच्चा माल, तो बिहार में वहाँ से आने में क्या दिक्कत है? ट्रांसपोर्टेशन की कमी अगर रहेगी तो आने में दिक्कत होगी। यस सर। और क्या कारण है? और सर कारण है बिहार, सर यहाँ बाढ़ की बहुत अधिकता है। अगर इंडस्ट्री लगाया जाए तो हमारे पास उतना क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आबादी भी बिहार की ज़्यादा है, तो हमारे पास भूमि की कमी है। यस सर। दक्षिण बिहार में तो ऐसे कोई बाढ़ नहीं आता, गंगा के दक्षिण में। यस सर। वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या है? सर मुझे भी इतना ही याद आ रहा है। एक उद्यमिता नामक कारक भी होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। यस सर। गुजरात के लोगों में उद्यमिता बहुत है, तो बाकी सब चीज़ें वो कमी दूर हो जाती है। कच्चा माल झारखंड से ले आते हैं, पूंजी विदेशों से मंगा लेते हैं। नहीं, सारे संसाधन हो और उद्यमिता ना हो, विद्यार्थी के पास किताब हो, कलम हो, टेबल हो, कुर्सी हो और पढ़ने का मन ना हो, तो सब बेकार है। वैसे ही बिहार के लोगों में उद्यमिता न हो तो सारी सुविधाएं बेकार रहेंगी। सर उद्यमिता बिहार के लोगों में हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं है सर, है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है हमारी, उसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार को, वीट के लिए और मेज के लिए हाल के दिनों में। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि। ठीक है, बिहार के 3 या 4 विश्वविख्यात उद्यमियों का नाम बताइए। मैं भी मानता हूँ कि बिहार में उद्यमिता है। यस। 4 उद्यमियों के नाम बताइए जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित कर रखी है, या जिनकी कंपनी अब मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। सॉरी सर, मैं भी नाम एक से शुरुआत करिए। मैं देख लूँगी। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है SIS, जो सुरक्षा सेवा देती है, वो ATM में पैसे भी पहुंचाती है। सर मैंने इसका नाम सुना है, लेकिन एग्जैक्ट इनके ओनर का नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा फाउंडर रही। वही पटना के ही हैं। सर मैं इसको देख लूँगी। एक वेदांता रिसोर्सेज नाम की कंपनी है, उसके फाउंडर भी पटना के ही हैं। नाम पता है वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर कौन है? नो सर, अभी फिलहाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी अच्छा। सर। आपका जन्मदिन एक बहुत बड़े उद्योगपति के जन्मदिन से मिलता है। आपके जन्मतिथि के दिन भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति का जन्म हुआ, कौन थे वो? मुझे exactly अच्छा, आपके जन्मदिन के दिन भारत के एक बहुत बड़े संगठन का भी जन्म हुआ। मैं इसको देख लूँगी। अच्छा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये बता दिए जाते जाते, बिहार में सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ पर है? कांटी थर्मल पावर प्लांट। कितना कैपेसिटी है उसका? सर एग्जैक्ट कैपेसिटी मुझे याद नहीं आ रहा है। कांटी में उत्पादन अभी चल रहा है कि बंद हो गया है? नहीं चल रहा है सर। अच्छा, बाढ़ में भी कोई पावर प्लांट है? यस सर। कितना है कैपेसिटी उसका? तो कैपेसिटी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। ठीक है श्वेता, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। आ जाइए श्वेता, बैठिए। दस जनवरी को इंटरव्यू है, बहुत सारा काम लगता है करना पड़ेगा आपको। बहुत सारा काम अच्छा भी किया है आपने। क्या क्या पहचाना है आपको, क्या क्या करना पड़ेगा? सर मुझे पहले अपना ऑप्शनल रिवाइज करना होगा। ठीक, भूगोल और खासकर बिहार के संदर्भ में। यस सर। ओके। और अपने बर्थडे वाले दिन जो भी है उसको अच्छे से तैयार करना होगा। और धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्मदिन है। सर पता नहीं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और
सर इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिहार के हैं उनको भी देख लेना होगा। और सर अरे अपने कॉलेज के फाउंडर का नाम तो पता कर लीजिए, मतलब उनके बारे में। उनके बारे में आपका कॉलेज का फाउंडेशन डे याद है? यस सर, 15 अगस्त 1946। हाँ, तो 15 अगस्त बहुत इंटरेस्टिंग डे है। और महान दर्शन दास जी ने 1 लाख रुपये का चंदा उस वक्त दिया था, तो उनके नाम पे कॉलेज है। यस सर। महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े पक्षधर थे, यस सर। इसलिए महिला कॉलेज के फाउंडेशन में इतना योगदान दिया उस जमाने में। आजकल फेमिनिस्ट वगैरह लोग जो चर्चा करता है तो उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए ना बिहार के समाज सुधारकों में। यस सर। और आपको तो अपने कॉलेज के पहले प्रिंसिपल का नाम, पहले महिला प्रिंसिपल का नाम, महिला कॉलेज के तो वहाँ पहले महिला प्रिंसिपल ही रहती हैं? नहीं, यही तो प्रश्न पूछेगा, कैच है। अच्छा, महिला कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल पुरुष थे। थैंक यू सर। पहली महिला प्रिंसिपल कौन थी ये भी पूछ सकता है। और मैं देख तो लूँगी थोड़ा अपना कॉलेज का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है सब कहानी। ये सब कहानी मैंने आपके कॉलेज के वेबसाइट से तो पता किया है ना। यस सर। आपको बस आले से छोड़कर अपनी वेबसाइट पे जाना है, उसकी हिस्ट्री वाला पेज खोलना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो अपने कॉलेज, अपना जन्मदिन, अपना राज्य, ये सब भौगोलिक नज़रिए से थोड़ा कर लीजिएगा। लेकिन एक आध जगह गलती बोल गई, जैसे गुजरात को आपने कहा स्पेशल स्टेटस है और आपने व्याख्या भी की क्यों है। अब है ही गलत है तो व्याख्या तो अपने आप गलत हो गई। सॉरी सर। स्पेशल स्टेटस 11 राज्यों को दिया गया है और 11 पहाड़ी राज्य हैं। 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट के प्लस सिक्किम 8 हो गया उधर, और इधर नॉर्थ वेस्ट में जेके, उत्तराखंड और हिमाचल। और आधार आपको ज्योग्राफी की छात्रा होने के नाते तो पता ही लग गया क्या कॉमन है इन 11 प्रांतों में। सर सारा पहाड़ी इलाका है। सब पहाड़ी इलाका है। सघन खेती कर नहीं सकते, सघन औद्योगिकरण कर नहीं सकते। यस सर। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उस तरीके की चला नहीं सकते जैसे आप मैदानी इलाकों में चला सकते हैं। ठीक है, यस। तो चूंकि नेचुरल बैरियर्स हैं, फंड अच्छा स्पेशल स्टेटस देने का फायदा क्या होता है? फंड एलोकेशन बढ़ जाता है और सेंटर फंड एलोकेशन का एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं लैप्सेबल फंड एलोकेशन प्रिंसिपल, कि अगर किसी वर्ष विशेष के लिए फंड एलोकेट किया गया है, उस वर्ष में आपने इस्तेमाल किया, तब तो फंड आपने यूज़ कर लिया। अगर आपका साल निकल गया, 31 मार्च पार हो गया, तो जो एलोकेशन था उस वर्ष के लिए वो अपने आप जल जाएगा, मतलब लैप्स कर जाएगा। लेकिन जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है उनका एलोकेटेड फंड लैप्स नहीं होता, कैरी ऑन हो जाता कैरी है। ऑन होता रहता है। थैंक यू सर। तो कैरी ऑन होता रहता है क्योंकि अब नेचुरल हजार्ड है। मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अब वहाँ कोई सड़क बनाने की परियोजना है, वो 1 महीने लटक गई, 2 महीने लटक गई, और ऐसे में पता लगा फंड लैप्स करा दिया, तो ऐसा तो उनका लैप्स ही होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो लोकेशन थियरी वगैरह का आपने पॉइंट गिना है ना, उसको थोड़ा व्यवहार परक बनाइए, मतलब उसको अप्लाई करके सोचिए कि अच्छा ये चीज़ किताब में तो लिखी है, लेकिन किताब में आज से 150 साल पहले इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी किसने दिया हुआ है? वेबर साहब ने ये बात कब कही थी? 1910 के आस। बहुत पुराने ज़माने की बात है। तब से टेक्नोलॉजी, परिस्थितियाँ बहुत बदल गई, तो थोड़ा उसको व्यवहार परक बनाते हुए सोचना है। ठीक है, चलिए, और अपना कॉलेज का लोगो वगैरह याद रखिएगा, बड़ा सुंदर लोगो है आपका कॉलेज का। क्या है? तो मैं देख लूँगी। वो भी देख लीजिए। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के एक्चुअली समान मेरा कोई। भी 69th मेंस भी है, तो और ज्योग्राफी उस नहीं है, तो मैं इस वजह से थोड़ा ज़्यादा स्टक हो गई हूँ। मैं देख लूँगी सर। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के अच्छा है। आप आने के बाद ग्रीट करना भूल गई। हाँ, ग्रीट करना भूल गई थी, तो अनुमति तो ली थी आपने, उसके बाद आप लगता है थोड़ा सा शून्य में चली गई, ग्रीट करना भूल गई। बैठने के बाद धन्यवाद वगैरह तो ठीक है, ड्रेस सेंस वगैरह ठीक है। अच्छी बात ये है कि आपके अंदर एनर्जी अच्छा है, रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, प्लेजेंट अपीयरेंस के साथ है। सॉरी कहने की आपका स्टाइल अच्छा है कि आप बार बार कहते हैं कि मैं देख लूँगी, पढ़ लूँगी। अपोलोजेटिक लुक दे के नहीं रहती हैं, तो कई बार वो ख़राब लगता है। पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन ये सब फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आपका। आपको सिलेक्शन के लिए चिंता नहीं करनी कि इसी बार में बढ़िया रैंक मिल जाए। 80, 85, 90 तक लक्ष्य करिए, आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।